के कारण लिखो ठोस गोले के कारण विद्युत विभव। ठोस गोले के कारण विद्युत विभव हमने पहले कौन से वाले गोले के लिए निकाल लिया? गोलीय कोश। ठोस गोले में और गोलीय कोश में क्या डिफरेंस है? गोलीय कोश जो होता है वो अंदर से कैसा होगा? खाली होगा। और जो ठोस गोला होगा वो अंदर से कैसा होगा? भरा हुआ होगा। और ठोस गोले को जब हम आवेश देंगे तो आवेश कैसे वितरित होगा? और एक चीज और इसके अंदर देखो, ठोस गोले के साथ में ये कौन सा गोला है? अचालक गोला। दोनों ही नाम है, दोनों में से कोई भी आए तो आप दोनों में का एक ही मतलब है। या तो आपको कहेगा कि वो ठोस गोले के कारण क्या निकालना है? विद्युत विभव। या फिर कहेगा वो अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। ठीक है। चालक गोले को जब आवेश देते हैं तो वो सारा का सारा आवेश कहां जाता है? पृष्ठ पर आ जाता है। क्लियर है ये चीज? अब वो पृष्ठ पर आ जाएगा, और अगर चालक गोला लेंगे तो भी पृष्ठ पे आ जाएगा। और गोलीय कोष तो अंदर से होता ही कैसा है? खोखला। तो उसको तो आवेश दोगे जो तो अपने आप ही कहां रहेगा? पृष्ठ पे रहेगा। तो हम एक ऐसा गोला लेने जा रहे हैं जिसमें क्या होगा? आवेश कहां होगा? अंदर होगा। इसमें तो एक गोला ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। इसके ऊपर टोटल चार्ज देंगे हम, है ना। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, एक्चुअल में स्फीयर है, ये गोला है। और अंदर से सॉलिड है, अंदर से सॉलिड है तो ठोस है। और ये कौन से टाइप का है? अचालक टाइप का। तो जब इसको आवेश देंगे तो वो आवेश जो है ना वो सारे में डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से। समझ में आ रही? नहीं, सतह पे कैसे जाएगा? क्योंकि ये कौन सा गोला है? अचालक। अचालक गोले में आवेश ट्रांसफर नहीं होता है, जहां रहेगा वहीं रहेगा ये। समझ में आया कुछ? ये इसमें पूरे में क्या भरा हुआ है? आवेश। ये जो मैं प्लस वाले चिन्ह बना रहा हूं इसका मतलब है कि ये पूरा इसमें क्या भरा हुआ है? धनात्मक आवेश भरा हुआ है। समझ में आ गई बात? और ये इसमें बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको कहते हैं, ये इसका कौन क्या हो गया? केंद्र हो गया। ठीक है। इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर अपने को क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। क्लियर है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और r बिंदु दूरी पर स्थित ले लेते हैं एक बिंदु B। ठीक है। समझ में आ गई बात? अब इसके ऊपर विभव निकालने के लिए क्या करें बताओ? पहले क्या किया था हमने, कुछ याद है? अनंत से एक आवेश को लाते थे। गोलीय कोष में कैसे किया था? गोलीय कोष में कैसे किया था? बताओ कैसे करते थे गोलीय कोष में? जब बिंदु कहां हो? गोले से बाहर हो। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर से अंदर लाने के लिए एक्चुअल में देखो, जो वाला था ना अचालक गोले वाला, ये आपके सिलेबस में से क्या कर दिया है? हटा दिया। लेकिन कभी कभी क्या है कि मान लीजिए आ जाए तो कैसे करेंगे, इतना ध्यान रखना आपको। मैं इसको कंप्लीट करवा नहीं रहा हूं, सिर्फ मैं आपको मेथड बता रहा हूं कि कैसे करना है। समझ में आ रहा है? अभी सिर्फ कौन सा है आपके सिलेबस में? चालक गोला, या फिर क्या बोलेंगे उसको? गोले को। ये सिलेबस में से हट गया। हट कैसे गया? ये पहले आरबीएससी में तो होता था, और किस में से हट गया ये? एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की बुक में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा? गोलीय कोष। अगर आपको करना पड़े तो कैसे करेंगे? अब उसका ध्यान से देखना, मैं 2-3 मेथड्स बता रहा हूं, आपको वही करना है। यहाँ क्या लेते थे हम? अनंत। अनंत पर एक आवेश ले लेते थे, कौन सा? क्यू नॉट। और इसको उठा करके कौन से बिंदु पर लाते थे? बी बिंदु पर। समझ में आ रहा है कुछ? तो जब इसको बी बिंदु पर लाएंगे तो यहां पर विभव कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, वीबी बराबर, और यहां लिखेंगे आप वीबी बराबर होता है माइनस अनंत से लेकर के कहां तक? आर तक। और आगे क्या लिखते थे? ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर है? अब क्या करना है आपको? अनंत से उठा करके लाओगे यहां पर, तो यहां पर भी विभव रखोगे। बाहर 3 केस लेंगे इसमें भी, बस ये देखना है आपको करना कैसे है ना, इसको नोट नहीं करेंगे। 3 केस ले रहे हैं। अगर बिंदु कहां हो? गोले से बाहर। गोले से बाहर होगा तो छोटा आर जो होगा, ये इसकी रेडियस बना देते हैं, ये कितनी है भाई? कैपिटल आर। ठीक है। गोले से बाहर अगर ये बिंदु होगा तो छोटा आर जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? है ना। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर। यानी बिंदु बी कहां है? बी गोले से
बिंदु जो है वो गोले के कहाँ है, बाहर है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ऐसी स्थिति में सेम डेरिवेशन होता है, इसको पॉइंट चार्ज मान करके, बिंदु आवेश मान करके इसको कंप्लीट करते हैं। समझ में आया, कैसे करेंगे, वही डेरिवेशन है सेम टू सेम। अब बिंदु बी पर वो निकालो, बिंदु बी पर ई का मान क्या होगा, बी पर ई वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, बिना वेक्टर के लिखना अपने को, है ना। ई की वैल्यू बताओ, ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ये डेरिवेशन हो जाएगा, ये मैंने पहले बताया था, सेम डेरिवेशन है बिल्कुल। इधर देखो, ये वैल्यू आ जाएगी वी बी बराबर आ जाएगा माइनस अनंत से लेकर कहां तक, आर तक, और इसको लिखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था एंगल, एंगल कितना आएगा अपने आप ही 0 डिग्री, है ना। इसमें लिखते हैं के क्यू अपॉन, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां लिखते हैं आर कैप, और आर कैप में और डी आर में मैंने लिखवाया था आपको, आर कैप एंड डी आर वेक्टर में एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहां लिख देंगे सीधा डी आर, ठीक है। और ये डेरिवेशन हमने किया था वी बी बराबर माइनस का के क्यू, और इसका समाकलन करके लिख दो सीधा ही, समाकलन करके लिख रहा हूं मैं सीधा, ये आ जाता है माइनस का 1 बटा आर, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस का 1/r, और अनंत से लेकर कहां जा रहे हैं, आर तक जा रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू अब मैं आर के लिए सेम आएगा, देखो ये वी बी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का के क्यू, और अंदर आ जाएगी वैल्यू माइनस का 1/r माइनस 1 बटा अनंत, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/∞, सबको पता है कितना होता है ये 0। तो इसको करने के बाद में वीबी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का के क्यू, और कुल मिलाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 1/r, ठीक है क्या। और ये माइनस और माइनस प्लस के क्यू अपॉन आर, ठीक है, सेम है। मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि बाहर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्लियर है। सतह पर ले आओ तो इसी फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं, सिर्फ छोटे आर की जगह कैपिटल आर, क्लियर है। इस फॉर्मूले को देखो, सतह के लिए, सरफेस के लिए क्या करोगे, सेकंड पॉइंट में यही चेंज कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या हो जाएगा, जब ये कहां हो, सतह पर हो, तो कुछ नहीं करना, ये वैल्यू कहां से आ जाएगी, ये कुछ समझ में आ रही बात, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां छोटा आर इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल आर, और सारा डेरिवेशन चेंज होकर के यहां जो फाइनल फॉर्मूला आएगा अपना, उस फॉर्मूले के अंदर आपको देखना है वी बी की वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, इसलिए मैं ज्यादा इसमें टाइम करवा दिया ना मैंने, बाहर वाला और अंदर वाला। अंदर वाले गोले की अब यहां आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, कौन से पॉइंट के लिए, जब ये कहां हो, पेज चेंज करेंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये कौन सा वाला पॉइंट है, अंदर, ये अंदर, इसमें टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है आपने, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, कौन सा आवेश, कुल आवेश, अचालक गोले को दिया गया कुल आवेश। और अब हम बिंदु ले रहे हैं कहां पर, अंदर, ये क्या है इसका केंद्र, केंद्र से स्मॉल आर दूरी के ऊपर बिंदु लिया है बी, ठीक है। तो यहां से कैसे करेंगे, देखो इसको निकालने के लिए इस जगह पर विभव निकालना होगा अपने को, इस जगह पर विद्युत क्षेत्र, पहले देखो अंदर क्या हो गया था 0, वो वाला याद करो, पहले जो गोलीय कोष में होता था, हम यहां तक लेकर के आते थे चार्ज को, फिर इसमें कहां ले जाते थे, अंदर ले जाते थे। अंदर ले जाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गोलीय कोष में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, इसलिए ये डेरिवेशन में वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। लेकिन यहां वैल्यू 0 नहीं आएगी। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। यहां से अनंत से शुरू करेंगे डेरिवेशन को, ठीक है। और अब इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालूं मैं, अंदर वाले में, अब ये आपको पता होना चाहिए मैंने क्या सही, इसको देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी आनी चाहिए पहले तो, अंदर वाले गोले की।
ध्यान से देखो, बाहर वाले गोले की आपको त्रिज्या बतानी है, कितनी है आर, अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर। मेरे को पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में कितना आवेश है, आयतन में आवेश कितना है, आवेश की वैल्यू है कितनी क्यू। तो एकांक आयतन में, कितने आयतन में, एकांक आयतन में आवेश कितना हो जाएगा, एकांक आयतन में आवेश कैसे आएगा, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, एकांक आयतन में आवेश, ये वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन, इसको डिवाइड कर दो इसमें नीचे, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अंदर वाले गोले का आयतन आपको पता है वो अलग है, अंदर वाले गोले का आयतन क्या है, इनसाइड वाले गोले का आयतन है 4/, ये वैल्यू है कितनी है, ये अंदर वाले गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, छोटा आर क्यूब आ जाएगा उसमें। तो अब 4/3 पाई आर क्यूब में आयतन में कितना होगा आवेश, 4/3 पाई आर क्यूब में, 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में आवेश, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको कैसे लिखोगे, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई, ये कौन सा आर आएगा, स्मॉल आर क्यूब। समझ में आया कुछ, छोटे आर क्यूब वाले आयतन में इतना चार्ज हो जाएगा, ये समझ में आया, मैंने बता रखा ऑलरेडी। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, 4 ये सब कैंसिल, और छोटा आर क्यूब बच जाएगा नीचे, ऊपर कितना बचेगा बड़ा आर क्यूब। फाइनली वैल्यू आ जाएगी, देखो ये आ जाएगा Q इंटू स्मॉल आर क्यूब, और नीचे आ जाएगा कैपिटल आर क्यूब। ये अंदर वाले गोले में कौन है, आवेश है, क्लियर है। तो अंदर वाले गोले में अगर ये आवेश है, तो आवेश के बाद अंदर वाले गोले में आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाता है के क्यू डैश, बोल देता हूं मैं अंदर वाले गोले के कारण आवेश, ठीक है। और के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर पुट करेंगे हम इसमें, क्योंकि अब ये गोले के केंद्र से दूरी तो वही है ना आर। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इस जगह पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बाहर वाले गोले के अंदर ये वाला आवेश इंक्लूड नहीं होगा, अंदर वाले गोले का आवेश इंक्लूड होगा, और अंदर वाले गोले का आवेश ही तो निकाला है हमने ये, ठीक है। तो अंदर वाले गोले में कितना चार्ज आया क्यू डैश, और क्यू डैश की वैल्यू कितनी आई, Q इंटू आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब, क्लियर है। और अब इसका मान रख देंगे यहां क्यू डैश की जगह। कोई भी अगर चार्ज है तो उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहां क्यू डैश जो है वो अंदर वाले गोले में कौन है, आवेश, और अंदर वाले गोले में आवेश होता है Q इंटू आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब। तो यहां मैं लिख दूंगा E बराबर के, और क्यू डैश की वैल्यू पुट करो आप, Q इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर क्यूब, नीचे आ जाएगा कैपिटल आर क्यूब, और नीचे ऑलरेडी क्या चल रहा है स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आया। तो ये वैल्यू आ जाएगी E बराबर हो जाएगा मेरे पास में कैपिटल आर क्यूब में किसका भाग देंगे, आर स्क्वायर का। तो ये वैल्यू बच जाएगी मेरे को के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ध्यान रखें, ये तो विद्युत क्षेत्र निकाला है अपने अभी, हम तो विभव की बात कर रहे हैं। तो विभव निकालने के लिए अपने को पहले क्या पता होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पता होनी चाहिए। अब आप जो डेरिवेशन करेंगे ना, तो अब एक चीज याद रखो, गोले के केंद्र से आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये। अगर गोला कैसा है, तो ठोस है, तो वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल्स टू के क्यू छोटा आर बटे कैपिटल आर क्यू। क्लियर हो गई बात। ये अंदर का विद्युत क्षेत्र है, और अब इसका डेरिवेशन ये अपने को याद रखनी वैल्यू, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ये अपने को ध्यान रखनी, याद रह जाएगी क्या, ये के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर ये वैल्यू याद रखनी है। और अब डेरिवेशन हमने देखो पहले किया था, इस डेरिवेशन को क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस वहीं से, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा समझ लो कि अगर करेंगे तो कैसे आएगी वैल्यू, ठीक है। एग्जाम में आ जाए गलती से तो VB की वैल्यू देखो, VB कहां से स्टार्ट होगा, माइनस अनंत से लेकर स्मॉल आर तक, और ये लिखते हैं E वेक्टर डॉट
डी आर वेक्टर। याद करो मैंने इस समाकलन को दो टुकड़ों में तोड़ा था, पहले अनंत से आएंगे सतह तक, फिर सतह से जाएंगे अंदर। इसी समाकलन को दो टुकड़ों में तोड़ के लिखा जा सकता है, वी बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अनंत से लेकर के कैपिटल आर, और ये लिखेंगे ई डॉट डी आर। समझ में आया? और आगे लिखेंगे माइनस आर से लेकर के छोटा आर, और या ई वेक्टर डॉट डी आर। समझ में आई बात? ये अभी कैलकुलेट किया था मैंने, सतह से लेकर आर तक कितना आता है ये, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। विभव सतह तक विभव है ना, ये कहां तक विभव है, सतह तक विभव। और सतह तक विभव कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, ये वैल्यू आती है के क्यू अपॉन आर। और अब अंदर वाले को कैलकुलेट कर लो। इसमें अंदर वाले को कैलकुलेट कैसे करेंगे, वीबी की वैल्यू इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद में आता है, ये पता है ना, ये वैल्यू इस पूरे को सोल्व करने के बाद में आता है ये के क्यू अपॉन कैपिटल आर। क्लियर है ये चीज? तो ये मैंने लिख दिया, देखो अब ध्यान से देखो, वीबी इज इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और माइनस में चल रहा है। अब एक चीज बची हुई है बस, कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर। ठीक है, और अब इनसाइड वाला मैंने ई बताया था, ई इज इक्वल्स टू के क्यू आर अपॉन आर क्यूब डॉट टी आर। समझ में आया? यहां अंदर वाला ई रखेंगे, और इसमें पहले रखा था हमने बाहर वाला ही। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे, फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूले में देखो क्या आ जाएगी वैल्यू, वी बी बराबर के क्यू अपॉन आर, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के एक कांस्टेंट है, क्यू एक कांस्टेंट है, कैपिटल आर क्यूब एक कांस्टेंट है या नहीं है? कैपिटल आर क्यूब एक कांस्टेंट है। अरे ठोस गोले की त्रिज्या जो होगी वो जो फिक्स हो जाएगी जब उस गोले को शुरुआत में बनाया गया होगा। शुरुआत में जब गोला बनाया गया होगा तो उसकी कैपिटल आर जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो ये आर बाहर आ जाएगा, और इसको स्टार्ट करेंगे आर से लेकर कहां तक, स्मॉल आर तक। वैल्यू बच गई सिर्फ अंदर कौन, आर इंटू डी आर। आर इंटू डी आर का समाकलन आपको आसानी से आता है। बताओ, देखा इसका समाकलन बताओ। वीबी बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, माइनस करोगे आप इसको के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन करके लिखोगे समाकलन। आर का समाकलन होता है आर स्क्वायर बटा 2। आर का समाकलन भी नहीं आता, ये भी बताना पड़ेगा मुझे। आर का समाकलन, अरे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। तो यहां एन की जगह कौन है, 1। तो ये हो जाएगा आर की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 यानी 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर बटे 2, और आर को स्टार्ट करेंगे, ये नीचे कौन है, कैपिटल आर, और ये कौन है, स्मॉल आर। अब एक बार इसको सोल्व करो, वीबी की वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन आर माइनस, और ये वैल्यू हो जाएगी देखो के क्यू अपॉन, पहले रखेंगे स्मॉल आर, के क्यू अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और इसको रखेंगे देखो अंदर, ये वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर बटे 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है, ये समझ में आया, आर स्क्वायर बटे 2। एक बार तो कौन सी लिमिट रखेंगे, ऊपर वाली लिमिट, बीच में क्या लगता है माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट रख दी। क्लियर है? एक बार इसको सोल्व कर लेंगे, बस ये वैल्यू आ जाएगी। आगे देखो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आगे कुछ मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं इसमें, है ना। वीबी की वैल्यू क्या लिखेंगे, अब बताओ, वीबी की वैल्यू क्या आएगी, वीबी की वैल्यू हो जाएगी देखो, वीबी इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये कितना हो गया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, ये बताओ, ये वैल्यू बताओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के क्यू इंटू आर स्क्वायर, और बटे में नीचे आ जाएगा 2 कैपिटल आर इंटू क्यू। समझ में आया इतना, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस, और ये प्लस के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन, ये बाहर कौन है, के क्यू अपॉन आर क्यूब, और ये वैल्यू बच जाएगी अंदर कौन है 2 इंटू में 2, और अंदर कौन है ये
आर स्क्वायर, नीचे कौन चल रहा है, के क्यू अपॉन आर क्यू। समझ में आया ये? और मल्टीप्लाई में कौन चलेगा, 2। ठीक है, इसको काटो, कौन बच रहा है नीचे, ध्यान से देखो। आर स्क्वायर से ये आर की क्यूब कौन बचेगा, केवल आर। तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिख रहा हूं, के क्यू अपॉन आर माइनस का के क्यू छोटे आर का क्यूब नीचे कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, और ये वैल्यू देखो थोड़ा सा प्लस का, ये कितना बच गया, ये तो हो गया ना, आर स्क्वायर में कौन कट गया, ये। हाँ ठीक है, के क्यू इंटू आर का स्क्वायर, और ये नीचे के क्यू नीचे 2r। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये के क्यू अपॉन आर और ये के क्यू अपॉन 2r, दोनों को जोड़ दो। ये एक और एक ही आधा, 3/2, एक में आधा जुड़ा तो 3/2। इसको लिख देंगे VB बराबर 3/2 ऑफ के क्यू अपॉन आर, माइनस में आ जाएगा के क्यू आर क्यूब अपॉन 2r क्यूब। यही फॉर्मूला होता है फाइनल। ठीक है, इसमें बीच में माइनस आती है टर्म में, और आप चाहो तो इसमें कॉमन भी ले सकते हो। देखो कॉमन आ जाएगा, के क्यू ऊपर से कॉमन आ जाएगा, नीचे से कौन कॉमन आ जाएगा, आर, और माइनस करके लिख देना टर्म को, और नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला होता है। लिख सकते हो क्या माइनस वीबी की वैल्यू, वीबी की वैल्यू देखो, ऊपर से कौन कॉमन आएगा, के क्यू। ठीक है, ऊपर से कॉमन आएगा के क्यू, और नीचे से कॉमन आएगा ये 2r क्यूब है ना, तो नीचे से कॉमन आ जाएगा 2r। ठीक है, अंदर कौन बचेगा, अंदर कौन बचेगा, ये वाला। ठीक है, ये आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये वैल्यू बच जाएगी 3 माइनस, ये वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर, 3 माइनस आर स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, एक आर तो बाहर चला गया इसका, ये फाइनल फॉर्मूला आता है। थोड़ा सा हट गया है ये, आ जाए तो कभी कर देना है। ठीक है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया ये। अब आप नेक्स्ट देखो, पेज चेंज करें, चलो लिखो स्थितिज ऊर्जा। यहां लिख लेना स्थितिज ऊर्जा निकाय की, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, है ना। इसको लिखो आप पहले थोड़ा डिटेल में लिखो, आवेशों के निकाय की, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। किसी आवेशों के निकाय को बनाने में जितना क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। समझ में आया, आवेशों का निकाय क्या होगा, देखो एक आवेश है, मैंने क्या किया, एक त्रिभुज के तीनों कोनों पर आवेश ला ला करके रखे। ये कौन लेकर के आई, Q1 को, यहां किसको ला करके रखा, Q2 को, और यहां किसको ला करके रखा, Q3 को। मेरे को ये निकाय बनाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज, क्यों करना पड़ेगा कार्य, क्यों करना पड़ेगा कार्य। अभी मान लीजिए, अभी यहां पर मान लीजिए Q1 है और कौन नहीं है अभी, ना तो Q2 है ना Q3 है। तो जब मैं इधर से इसको अनंत से, देखो ये मान करके चलना है कि सारे आवेश हम कहां से उठा उठा कर ला रहे हैं, अनंत से। थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि ये Q2 है ही नहीं, है ना, ये कह रहा हूं ये अभी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ कौन अवेलेबल है, Q1। अब इसके दो त्रिभुज के दोनों कोनों पर मेरे को दो आवेश लाकर और रखने, कौन कौन से, Q2 और Q3। तो मैं क्या करूंगा, अनंत से उठा करके लाऊंगा किसको, Q2 को। अब जब मैं इसको ला करके रखूंगा तो मेरे को Q1 के कारण उत्पन्न पहले से विद्युत क्षेत्र के कारण मुझे कार्य करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, जहां मैंने पहले ही बताया था कि देखो गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, तो हमें कोई कार्य
नहीं करना पड़ता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, तो उसके सतह पर जितना विभव होता है वही विभव अंदर होता है। अब जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, सबसे पहले इसके अंदर ध्यान से देखो कि जब मैं Q1 को लेकर के आऊंगा, मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं सबसे पहले इसके अंदर तीनों को शुरुआत में लाना शुरू करते हैं। सबसे पहले किसको? Q1 को। अभी कोई नहीं है इसके ऊपर, कोई भी नहीं है, सारे आवेश कहां से लाएंगे? अनंत से। अब आप मेरे को ये बताओ, Q1 को लेकर के जा रहे हैं, यहां पर रख रहे, कितना कार्य करना पड़ेगा? कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्या पहले से कोई आवेश उपस्थित है? नहीं। पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, और जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो किसके विरुद्ध कार्य करोगे, किसके विरुद्ध लड़ोगे? समझ में आई नहीं ये बात? तो कोई कार्य अपने को नहीं करना पड़ेगा। तो निकाय बनाने के लिए जो सबसे पहला आवेश होता है ना, उसको लाने में कभी कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। आपको कार्य करना पड़ेगा दूसरे आवेश से। क्यों? क्योंकि जब दूसरे आवेश को लेकर के आओगे तो पहले आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अपने को क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। समझ में आया? मान लो इधर से मैं प्लस Q2 को लेकर के आ रहा हूं। कहां से लेकर के आ रहा हूं? अनंत से। और मैं यहां ला करके रख रहा हूं, और यहां पर अब किसको लेकर के आए थे सबसे पहले? Q1 को। ये प्लस का Q1 यहां रख दिया मैंने लाकर। अब इस धनात्मक आवेश के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध मेरे को लड़ना पड़ेगा। कौन से आवेश को लाने के लिए? Q2 को लाने के लिए। तो मैं इसको लाने के लिए यहां Q2 को लेकर के आऊंगा, फिर मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए वो कार्य मैंने किया W1। समझ में आया? फिर मैं अब Q1 और Q2 दोनों के लिए लड़ना पड़ेगा। किसको लाने के लिए? Q3 को लाने के लिए। तो जब मैं Q3 को लेकर के आऊंगा यहां से, तो Q1 से भी लड़ना पड़ेगा और Q2 से भी लड़ना पड़ेगा। तो मेरे को कुछ और कार्य करना पड़ेगा, और मान लीजिए वो कार्य कितना है? W2। समझ में आया? और आप एक काम करो, जो Q1 को लेकर के आए थे उस वाले कार्य को तो क्या मानो? W1। बताओ कितना होगा W1 की वैल्यू? 0। और जो हम लेकर के आए थे Q2 को, उसका कार्य कितना मानो? W2। W2 का कार्य आपको, मतलब ये 0 नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। और जब Q3 को लेकर के आए थे तो उस कार्य को हम ले लेते हैं W3। Q3 को यहां रखेंगे भाई ला करके, और ये कार्य हम ले लेते हैं W3। ये भी डज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। समझ में आया? अगर मैं इन सारे कार्यों को जोड़ दूं तो ये किया गया कार्य ही इस निकाय में संचित हो जाता है। कौन सी ऊर्जा के रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो एक्चुअल में स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? स्थितिज ऊर्जा होती है आवेशों को, आवेशों के किसी निकाय को बनाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उस निकाय में किसके रूप में संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। तो यही स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन है। परिभाषा क्या लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन? किसी निकाय को, के आवेशों से, आवेशों के किसी निकाय को बनाने के लिए सभी आवेशों को लाने में किया गया कार्य ही उस निकाय में कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा। और वो संचित ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। समझ में आया? तो मैं पहले 3 आवेशों के लिए नहीं, पहले हम 2 आवेशों की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। ये तो कितने हो गए? 3। ये आगे वाला स्टेप है। समझ में आया? अब मैं पहले आपको एक डेरिवेशन करवाऊंगा जिसमें Q1 तो पहले से रखा हुआ था, ठीक है, और इसके पास में लाकर रख दिया कितनी दूरी पर? R दूरी पर Q2 को लाकर के रख दिया। तो ऐसा निकाय बनाओगे तो इसमें भी कार्य करना पड़ेगा, और इसका कार्य इसी में संचित हो जाएगा। किसके रूप में? स्थितिज ऊर्जा। तो पहले तो एक डेरिवेशन ये करेंगे, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। फिर दूसरा हम डेरिवेशन करेंगे 2 से अधिक, यानी 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ये अपने को लिखनी है, और स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई। तो सबसे पहले आप टॉपिक का नाम डालेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, और इसके अंदर 3 लाइन की पहले डेफिनेशन लिखो। फटाफट लिखो डेफिनेशन को, डेफिनेशन को लिखो। ये
दो लाइनों को लिखने से पहले देखो एक काम करो, पहले आप ये एक आवेश लिख रहा हूं मैं, आवेश की वैल्यू कितनी है Q1, और इससे r दूरी पर मैं कौन सा आवेश ला करके रख रहा हूं Q2, और ये सारे के सारे आवेश कहां से लाए गए हैं, अनंत से लेकर गए हो आप पहले Q1 को, फिर आप अनंत से लेकर के गए हो आप Q2 को, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर ला करके रखे, r दूरी पर। ये डायग्राम बनाओ फटाफट। दिया मैंने, और बी को हटा दिया मैंने, लिख दिया W/Q। Q कोई भी वो आवेश होगा जिसको लाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल किसको ला रहे हैं Q2 को, तो बोलो Q की जगह कौन आएगा Q2। अरे ये Q0 कौन होता है, ये Q0 वो होता है जिसको कहां से उठाकर लाए थे, अनंत से, लेकिन अब अनंत से किसको उठाकर ला रहे हैं Q2 को, तो यहां नीचे कौन आएगा Q2, तो ये Q2 को उठाकर लाने में किया गया कार्य आ जाएगा, और V हो जाएगा Q1 से r दूरी पर विभव। समझ में आया। तो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं, हम जानते हैं V बराबर होता है W/Q2। क्लियर है, V बराबर होता है W/Q2। यहां V कौन है, V बराबर है Q1 से, किससे, यहां V बराबर है Q1 से R दूरी पर विभव। समझ में आया। अरे Q1 से R दूरी पर ही तो ला करके रख रहे हैं, तो जहां पर ला करके रखा जाएगा उसी जगह का तो विभव होता है। इसके अंदर देखिए A से उठाकर लाते थे, कहां पर ला करके रखते थे, B पर, तो ये V भी है, B बिंदु का विभव। इसी तरह अनंत से उठाकर ला रहे हैं और यहां ला करके रख रहे हैं Q2 पर, और Q2 Q1 से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। तो मैं लिख रहा हूं V बराबर है Q1 से R दूरी पर विभव, और V की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। अब आपको आगे क्या करना है, ये फॉर्मूला समझ में आया मैंने कहां से लिया, और अभी कार्य को मैंने कितना माना था याद करो, W1 का W2, तो मैं यहां लिख रहा हूं जो ये W लिया है हमने, ये किसके बराबर होगा, ये जो W हमने लिया है ये किसके बराबर होगा, W2 के बराबर। क्लियर है। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी V = W2/Q2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई W2 बराबर V × Q2। ठीक है, और V का मान हम क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, V की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं V बराबर, बताइए, फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, कोई भी बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत विभव KQ/R, याद है सबको। तो यहां V की वैल्यू आ जाएगी, अब कौन से आवेश के कारण है ये, Q1 के कारण के Q2 के कारण, Q1 के कारण, तो यहां फॉर्मूले में आएगा KQ1/R। समझ में आया इतना। ये V की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, V की वैल्यू पुट करने के बाद में देखो क्या हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगा W2 = आ जाएगा मेरे पास में KQ1 Q2 और बटे में क्या आ जाएगा R। समझ में आया। अरे V में तो Q1 की वैल्यू तो किस में है, V में, और Q2 ऑलरेडी गुणा हो रहा है। क्लियर है बात। तो ये मेरे पास में W2 की वैल्यू आ गई, और स्थितिज ऊर्जा को हम लिखते हैं कार्य के बराबर। U होती है कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो कार्यों के योग के बराबर होगी, कार्यों के योग के बराबर। अब हमने सारे इसमें स्थितिज ऊर्जा में कितने कार्य किए हैं वो टोटल जुड़ जाएंगे, तो W1 + W2। अब ऑलरेडी पता है W2 की वैल्यू, W1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी U = 0 + KQ1 Q2/R। क्लियर है। तो ये वैल्यू आ जाएगी U = ये वैल्यू हो जाएगी KQ1 Q2/R। ये किसकी ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा। कितने आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा है ये, 2 आवेशों से बने निकाय की
स्थितिज ऊर्जा, इसको कॉपी कर लीजिए, फाइनल फॉर्मूला है ये।